Hello everyone, welcome to Genius Academy. As you know that your UPSC prelims is very near, which is on 25th May. So before moving forward for your prelims preparation, just remember one thing, that you should be fully concentrated on your previous year question paper, right? And Genius Academy has come with that solution that you guys could prepare for your previous year question paper, because that will help you in analysis of those papers, and basically it will help you to analyze the areas, like in which areas UPSC concentrate more, right? So as you know, like other teachers are completing your other subjects previous year question paper, and I'm going to take the classes for your polity. In polity class we will discuss about the, like basically in which area UPSC is concentrating more, right? Though like you have to concentrate in those areas and prepare according to that. If you prepare according to the previous year question paper, it will definitely help you in your preparation in scoring the marks. So today we are going to start with the some of the your PYQs, and I will let you know how you can eliminate if you have a little knowledge also, you don't know all the statement in the question. Mostly UPSC asks the question in statement form, right? So if you know two statement and you are not aware with the other two statement, you can if you have a good knowledge about those two statement, you can basically eliminate, right? There is a elimination technique. Sometime it works, but sometime it doesn't work, okay? And UPSC gives you the question paper, like where some of the question some you can't know all the 100 question. फर्स्ट थिंग यू हैव टू कीप इन योर माइंड कि 100 के 100 क्वेश्चन आपको कभी पता नहीं होते, इवन पीपल डोंट नो द 50% क्वेश्चंस आल्सो, राइट? यूपीएससी इस तरीके से क्वेश्चंस को डिज़ाइन करता है या पूछता है कि आपको पूरे 50 में से आपको 50 क्वेश्चन भी शायद पता ना हो, लेकिन आपकी प्रिपरेशन अगर अच्छी है देन आप 30 से 40 क्वेश्चन के बीच में काफ़ी अच्छे से कर सकते हैं. बाकी जो क्वेश्चंस बनते हैं वहाँ पे बेसिकली आपको आपके माइंड को एनालिटिकली यूज़ करना है. यूपीएससी आपको प्रिपेयर ही ऐसे ही करता है, उसने कोर्स भी इसी तरीके से डिफाइन किया है कि आप एनालिसिस बहुत अच्छा कर सकें. ओके, सो now we will see some of the previous year question, and I will help you how you can eliminate. Okay, so the first question which has been asked by UPSC, these are the previous year questions which has been asked by the UPSC. तो पहला क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है पार्लियामेंट्री सिस्टम गवर्नमेंट के बारे में. ओके, कि पार्लियामेंट्री सिस्टम गवर्नमेंट को कौन सा स्टेटमेंट इसमें से डिफाइन कर रहा है. अगर आप अवेयर हैं कि देयर आर टू काइंड ऑफ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, वन इज योर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, सेकंड इज योर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, राइट? इन इंडिया वी फॉलो द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट. सबसे ज़्यादा प्रभावित कहाँ से हुआ, इस सिस्टम को लिया कहाँ से गया? बेसिकली हमने इसको अडॉप्ट किया है आपका ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से, राइट? तो पार्लियामेंट्री सिस्टम के जिस तरीके से प्रेसिडेंट सिस्टम के अपने कुछ फीचर्स होते हैं, उसी तरीके से पार्लियामेंट्री सिस्टम के भी आपके कुछ फीचर्स होते हैं. जैसे आपको पता है कि पार्लियामेंट्री सिस्टम का वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फीचर है मेजॉरिटी पार्टी रूल, राइट? कि जो भी पार्टीज आएंगी वो जो कंटेस्ट कर रहे हैं लोग, उसमें से जो भी पार्टी मेजॉरिटी में विन करेगी वो पार्टी उस टाइम के लिए जो 5 साल का आपका समय होता है उस टाइम पीरियड में गवर्नमेंट बनाएगी और रूल करेगी. आपका एक और इम्पॉर्टेंट फीचर होता है पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में, आपका हेड ऑफ द स्टेट होगा, बट आपके टू काइंड ऑफ हेड ऑफ द स्टेट होंगे. वन वुड बी योर नॉमिनल हेड ऑफ स्टेट, दैट वुड बी योर प्रेसिडेंट. प्रेसिडेंट होगा, ऐसा नहीं है कि प्रेसिडेंट नहीं होगा पार्लियामेंट्री सिस्टम में, प्रेसिडेंट होगा, बट दैट वुड बी द नॉमिनल हेड. ओके, द रियल पावर किसके साथ होगी? आपकी प्राइम मिनिस्टर, हु इज सपोर्टेड बाय होम? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. सो आपका अगर थर्ड आप प्रोविजन देखोगे, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर है पार्लियामेंट्री सिस्टम को, वो बात करता है आपकी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की. तो अगर आप पार्लियामेंट्री सिस्टम के फीचर्स के साथ अवेयर हैं कि कौन कौन से पार्लियामेंट्री सिस्टम के फीचर होते हैं, फिर आप इन स्टेटमेंट को
आप बहुत आसानी से एलिमिनेट कर ले जाएंगे। और अगर आपको इस फीचर के बारे में पता है कि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होने का मतलब क्या होता है, मतलब आपके जो पार्लियामेंट के एग्जीक्यूटिव हैं वो इन जनरल रिस्पॉन्सिबल होते हैं अपनी जो लॉ मेकिंग पावर जो होती है उनकी, अगर उन्होंने लॉ बना, लेजिस्लेचर ने लॉ बनाया है, लेजिस्लेचर के बाद उसको इम्प्लीमेंट करने का पावर किसके पास है, एग्जीक्यूट करने का पावर किसके पास है, आपका एग्जीक्यूटिव के पास वो पावर है। एग्जीक्यूटिव आपका उसको एग्जीक्यूट करेंगे। तो आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कौन है, बेसिकली आपके एग्जीक्यूटिव है। तो उस एग्जीक्यूशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन ले रहा है, आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ले रहे हैं। ओके, सो दे आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू पार्लियामेंट एंड इन जनरल दे आर रिस्पॉन्सिबल टू योर लोकसभा। दैट स्टेटमेंट यू हैव टू रिमेंबर। लोकसभा आपका सब्जेक्ट टू रिजोल्यूशन होता है और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पर अगर वो इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल नहीं कर पाते हैं तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को हटाया भी जा सकता है, क्वेश्चन भी किया जा सकता है। दैट्स बाय दैट कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात आती है कि दे आर रिस्पॉन्सिबल टू योर लोकसभा and your parliament. In general it is responsible to Lok Sabha, but in particular अगर आप देखोगे तो collectively, because parliament आपकी कोई भी लॉ जो पास होती है पार्लियामेंट के दो हाउसेज मिलके पास करते हैं, एक सिंगल हाउस कभी लॉ को पास नहीं कर सकता है, राइट। So they are collectively responsible to parliament. In general they are responsible to, particularly अगर आप देखेंगे तो they are responsible to your Lok Sabha. That point you have to remember. अगर अब आपको ये स्टेटमेंट क्लियर है और आप ये वन बाय वन ये सारे स्टेटमेंट को पढ़ेंगे तो हम पहले से ही अगर शुरुआत करें, पहला स्टेटमेंट कहता है ऑल पॉलिटिकल पार्टीज इन द पार्लियामेंट आर रिप्रेजेंटेड इन द गवर्नमेंट। ओके, द गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू पार्लियामेंट एंड कैन बी रिमूव्ड बाय इट। द फर्स्ट सेकेंड पॉइंट, गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय द पीपल एंड कैन रिमूव्ड बाय देम। यू नो दैट वेरी वेल। दिस स्टेटमेंट, अगर आप इस स्टेटमेंट से जाएंगे आप खुद ही सोचिए, इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम में आपका अधिकार कहाँ तक है, आप जाके अपने रिप्रेजेंटेटिव वोट के थ्रू चुन के आ जाते हैं, राइट। फिर जाके गवर्नमेंट फॉर्म होती है, लेकिन आपके पास अगला अधिकार अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनने के लिए तभी आएगा जब अगली लोकसभा का इलेक्शन होगा। जब कोई अगला इलेक्शन होगा तभी आपके पास चुनाव आएगा अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनने का, राइट। तो ये स्टेटमेंट आपको क्या होता है, गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय द पीपल एंड कैन बी रिमूव्ड बाय देम। नो, यू कांट रिमूव योर गवर्नमेंट, राइट। वहां पे जो रिप्रेजेंटेटिव और अदर रिप्रेजेंटेटिव होंगे अदर देन अपोजिशंस जो होंगे, जब वो क्वेश्चन करेंगे आपकी गवर्नमेंट पर, उनके पास ही पावर होता है कॉन्फिडेंस मोशन, नो कॉन्फिडेंस मोशन पास करके आपकी गवर्नमेंट को क्वेश्चन करने का। सो दिस स्टेटमेंट अगर आप चाहेंगे तो ये स्टेटमेंट आप इसे रिमूव कर सकते हैं। अब आपका एक स्टेटमेंट हट चुका है, राइट। द गवर्नमेंट इज चूजन बाय द पार्लियामेंट एंड बट कैन नॉट बी रिमूव्ड बाय इट बिफोर कंप्लीशन ऑफ फिक्स्ड टर्म। गवर्नमेंट को पार्लियामेंट नहीं चुनता है, फर्स्ट ऑफ ऑल, राइट। गवर्नमेंट को हम इलेक्ट कर रहे हैं, पार्लियामेंट में जाके गवर्नमेंट फॉर्म होती है, कभी भी चुनता नहीं है आपका पार्लियामेंट। वहाँ जाके लोगों को हमने इलेक्ट कर दिया है, जो भी मेजॉरिटी में होगा वो आपकी गवर्नमेंट फॉर्म कर लेगा। कोई पार्लियामेंट जाके गवर्नमेंट को चुनता नहीं है। सो गवर्नमेंट इज चूजन बाय द पार्लियामेंट, कैन नॉट बी रिमूव्ड बाय इट बिफोर कंप्लीशन ऑफ फिक्स्ड टर्म। और यहाँ से भी अगर आप देखेंगे कैन नॉट बी रिमूव्ड बाय इट का मतलब ये है कि कैन नॉट नहीं होता है, कैन आपका मोशंस पास करके कॉन्फिडेंस नो कॉन्फिडेंस मोशंस का क्वेश्चन करके आपकी गवर्नमेंट को रिमूव किया जा सकता है। सो यहाँ से ये स्टेटमेंट भी आपका गलत हो जाता है। अब आपके साथ बचे हैं दो स्टेटमेंट के साथ। ऑल पॉलिटिकल पार्टीज इन पार्लियामेंट आर रिप्रेजेंटेड इन द गवर्नमेंट। ज़रूरी नहीं है कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज, मेजॉरिटी पार्टी का रूल होता है, राइट। उसमें भी हो सकता है आपकी पार्टीज में अगर कोलिशन में गवर्नमेंट आ जाए तो आपकी पार्टीज रिप्रेजेंट हो सकती हैं, बट सारी पार्टी रिप्रेजेंट वहाँ भी नहीं होंगी, राइट, क्योंकि सारी पार्टी ज़रूरी नहीं है कि मिलके एक गवर्नमेंट को बना दें। सो दिस स्टेटमेंट ऑल्सो removed. Now what is the statement has left? The government is responsible to parliament and can be removed by it, and that is the your basic feature also कि आपके जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, आपके जो मेजॉरिटी पार्टी जो रूल होके आती है उसके जो मिनिस्टर्स होते हैं, दे आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मिलकर गवर्नमेंट को बनाते हैं, दे आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू योर
पार्लियामेंट। सो यहाँ से आपका ये स्टेटमेंट सही हो जाता है। और ये अगर आप आर्टिकल देखेंगे आपका, सो यू आर्टिकल 75 एंश्योर ऑल्सो द मिनिस्टर आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू पार्लियामेंट इन जनरल एंड लोकसभा इन पर्टिकुलर। सो इस तरीके से अगर आप एक एक फीचर्स के साथ सही से अवेयर हैं, आपको पता है कि पार्लियामेंट्री सिस्टम के क्या फीचर्स हैं, तो आप एलिमिनेट करके आसानी से अपना आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। एंड दैट्स हाउ एलिमिनेशन स्ट्रेटेजी वर्क्स। ओके, एंड that statement already I told you, the principle of collective responsibility only implies that Lok Sabha can remove by the ministry, the council of minister headed by the prime minister from office by passing a vote of no confidence motion. Okay, now we'll move to your second question. हाँ, आपका आइडियल ऑफ वेलफेयर स्टेट के बारे में पूछा गया है कि विच पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आपके वेलफेयर ऑफ स्टेट के बारे में बताता है। ओके, अगर आप एक एक रिस्पेक्ट में अगर आपको नहीं पता है, फर्स्ट आई विल टेल यू द आंसर ओनली। इसका आंसर डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, बट सम हाउ यू आर गेटिंग कंफ्यूज्ड बिटवीन, आपको नहीं समझ में आ रहा है। अगर आपको एलिमिनेशन भी अगर आप लगाएंगे, आपको पता है कि इस टाइप के क्वेश्चन में आपको पता है 7 शेड्यूल किसके बारे में बात करता है। 7 शेड्यूल आपकी 3 लिस्ट के बारे में बात करता है। ओके, आपकी स्टेट लिस्ट, आपकी कॉन्करेंट लिस्ट, आपकी यूनियन लिस्ट। ये 3 लिस्ट के बारे में जो है आपका 7 शेड्यूल बात करता है। ओके, तो डेफिनेटली आइडिया ऑफ वेलफेयर स्टेट आप इस कॉन्सेप्ट में तो अप्लाई नहीं होता है। यहाँ पे डिफरेंट आपके सब्जेक्ट बताए गए हैं कि किन सब्जेक्ट पर जो है बेसिकली आपका पार्लियामेंट लॉ बना सकता है। ओके, सो प्रियम्बल जो है इन जनरल आपका इक्वालिटी के बारे में बात करता है आपकी, राइट, आपको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, राइट, जस्टिस के बारे में बात करता है प्रियम्बल। आपकी गवर्नमेंट कैसी होनी चाहिए इसके बारे में आपका जो है प्रियम्बल बात करता है, राइट। फंडामेंटल राइट जो है वो किस बारे में बात करता है, आपकी पॉलिटिकल डेमोक्रेसी के बारे में बात करता है। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी के बारे में कौन बताता है, आपका फंडामेंटल राइट बताता है। यहाँ से आप एक और चीज़ याद रख सकते हैं कि जब भी आप PYQs को प्रिपेयर करते हैं आपके प्रीवियस ईयर के, आप सिर्फ ये मत देखिए कि आज जो क्वेश्चन उन्होंने पूछा है उसका आंसर क्या है। समटाइम दे कुड आस्क यू द क्वेश्चन फ्रॉम दिस ऑप्शन ओनली, तो आप अपने ऑप्शंस को भी प्रिपेयर रखिए। ओके, अकेला सिर्फ आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है उसका आंसर क्या है सिर्फ आपको ये पता नहीं होना चाहिए। दैट्स वाई इन दैट वे आई एम टेलिंग यू कि आपको पता होना चाहिए 7 शेड्यूल में क्या है, बिकॉज दे कुड आस्क यू द नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है आपसे 7 शेड्यूल पर ही पूछ लिया जाए। ओके, आपसे प्रियम्बल के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, प्रियम्बल के बारे में तो क्वेश्चन यूपीएससी ने काफ़ी बार पूछा है। ओके, आपका फंडामेंटल राइट के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इन आप जितने भी ऑप्शंस भी आते हैं वहाँ पे उन ऑप्शंस को भी प्रिपेयर रखिए। ओके, आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में अगर आप देखेंगे तो बेसिकली आपकी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आया ही इसी आइडिया के साथ था बेसिकली कि आपकी किस डेमोक्रेसी को एंश्योर करता है, सोशल एंड योर इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को एंश्योर करता है आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो यहाँ पर जो है जब आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है ये आपके वेलफेयर ऑफ स्टेट के बारे में बात करता है कि जब आपके पार्लियामेंट में बैठे हुए लेजिस्लेचर्स जो हैं, लॉ मेकर्स जो हैं, जब भी गवर्नमेंट कोई भी पॉलिसीज, कोई भी रूल्स, कोई भी रेगुलेशन लेके आएगी, उनको किसको माइंड में रखना है, किन प्रिंसिपल को याद रखना है, आपको डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी में जो प्रिंसिपल डिफाइंड किए गए हैं इन प्रिंसिपल को आपको याद रखना है। ओके, एंड दिस प्रिंसिपल अश्योर द वेलफेयर ऑफ स्टेट। इन आर्टिकल 38 itself it has denote द आइडिया कि लोगों का वेलफेयर सोशल लेवल पर, इकोनॉमिक लेवल पर कैसे होना चाहिए, कैसे उस जस्टिस को इंश्योर करना चाहिए इस लेवल पर। ओके, सो योर डायरेक्टिव प्रिंसिपल गिव्स द आइडिया ऑफ योर वेलफेयर ऑफ स्टेट।
डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर गिवन इन द, आपको पार्ट भी पता होना चाहिए, आपको पता है ये पार्ट 4 में है, आपको ये भी पता होना चाहिए किस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, दीज आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट, ओके। और आपका आर्टिकल 36 से 51 तक आपकी जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल के बारे में बात होती है। आर्टिकल 38 जो है वो मेंशन करता है कि मेंशन दैट अबाउट स्टेट टू सिक्योर सोशल ऑर्डर फॉर द प्रमोशन ऑफ वेलफेयर ऑफ द पीपल, ओके। तो अगर आप आर्टिकल 36 से लेकर 51 में किस चीज़ के बारे में बात की गई है, डीपीएसपी से आप अवेयर हैं, तो आप इन चीज़ों पर जो आपसे कॉन्सेप्ट पूछा गया है आप उसका क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। this like this you analyze the paper, okay। सिर्फ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को एनालिसिस करने का मतलब उसके आंसर्स को याद करना नहीं होता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पेपर को एनालिसिस करने का मतलब है कि किस एरिया से किस तरीके के क्वेश्चन यूपीएससी पूछ सकता है, उससे आप रिलेटिवली उतने क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर लीजिए। अगर आज आपने डायरेक्टिव प्रिंसिपल के बारे में एक क्वेश्चन पढ़ा है तो आपको आइडिया होना चाहिए कि इन्होंने बेसिकली आपसे इसके अंदर के आर्टिकल में क्या डिफाइन किया गया है। इतना ही डीप यूपीएससी जाता है, ओके। यूपीएससी कभी भी जाएगा, बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर क्वेश्चन जो बहुत ही आसान होगा कोई क्वेश्चन, उसमें शायद ऊपर से कोई चीज़ डाल दी जाए कि डीपीएसपी किस कंट्री से लिए गए हैं, किस कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं। लेकिन अगर यूपीएससी ज़्यादातर आपको डेप्थ एनालिसिस करवाता है, वो आर्टिकल के अंदर किस बात को डिफाइन किया गया, इसको इनडायरेक्टली भी पूछा जा सकता है। इनडायरेक्टली कैसे पूछ लेंगे, वो हो सकता है आपको कोई पॉलिसीज़ जो गवर्नमेंट की चल रही हैं उन पॉलिसीज़ के नाम दे दें, ओके। और फिर वहाँ आपसे पूछ लिया जाए कि यहाँ पर क्या डीपीएसपी का प्रिंसिपल अप्लाइड होता है, क्योंकि डीपीएसपी भले ही एनफोर्सेबिलिटी को इंश्योर नहीं करते बट आपकी गवर्नेंस में बहुत एक प्रिंसिपल देते हैं कि कोई भी गवर्नेंस अगर चलनी चाहिए तो इन प्रिंसिपल को फॉलो करके चलनी चाहिए। आपका जैसे वेलफेयर स्टेट का आइडिया है, दैट इज योर सोशलिस्ट प्रिंसिपल को ये बताता है, राइट। 3 टाइप के आपके प्रिंसिपल है डीपीएसपी में, दैट इज ऑल्सो नॉट पर्टिकुलरली मैंशनड इन योर कॉन्स्टिट्यूशन। अकॉर्डिंग टू इनका जो स्ट्रक्चर है उसके अकॉर्डिंग इन्हें उन प्रिंसिपल का नाम दे दिया गया, आपके सोशलिस्ट, आपके लिबरल एंड आपका गांधीयन प्रिंसिपल, राइट। दिस इज द आइडिया ऑफ योर सोशलिस्ट प्रिंसिपल कि आपको जस्टिस इंश्योर करनी है सारे लेवल पर, ओके। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप अगर देखेंगे तो ये सबसे ज़्यादा, आप जितने भी क्वेश्चन यूपीएससी में देखेंगे सबसे ज़्यादा आपको जो सराउंडिंग मिलेगी वो आपको फंडामेंटल राइट, आपका डीपीएसपी, ओके, आपका प्रीएम्बल, आपका पार्लियामेंट, इन सब के सराउंडिंग में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मिलेंगे। पार्लियामेंट इज़ नॉट ओनली योर अबाउट योर लोकसभा एंड राज्यसभा, आपका प्रेसिडेंट भी उसके अंदर आता है, राइट। एंड सिमिलरली इन रिस्पेक्ट ऑफ योर स्टेट गवर्नमेंट, इस एरिया से आपको सबसे ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और अगर कोई पर्टिकुलर किसी टॉपिक पर करंट में न्यूज़ चल रही है एंड दैट करंट कुड बी, यूपीएससी कभी भी ज़रूरी नहीं है कि आपसे, ये यूपीएससी का पैटर्न रहा है कि पूछ भी सकता है, इमीडिएट तो वो पूछ ही सकता है, बट आपसे 2 साल का लगभग करंट अफेयर हमेशा यूपीएससी हमेशा ही पूछता है, राइट। और एक और पॉइंट आप याद रखना कि ऐसा नहीं है कि यूपीएससी आप फिर सारे 2 साल की न्यूज़ को पढ़ोगे और कवर करोगे। वो 2 साल का इसलिए पूछ रहा है कि हो सकता है आज से 2 साल पहले कोई सब्जेक्ट किसी टॉपिक पे बात हो रही है, वो स्टिल कंटिन्यूएशन में हो, वो पक्का कहीं ना कहीं न्यूज़पेपर में आ रहा है, न्यूज़ में उसकी बात हो रही है, तभी उस पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ओके। एक्सेप्शंस हो सकते हैं, एक्सेप्शंस हमेशा यूपीएससी इस तरीके से ही रोल प्ले करता है कि आपको हमेशा ऐसी सिचुएशन में डालेगा जहाँ पर आपको लगेगा कि अरे ये चीज़ तो मैं पढ़ के ही नहीं आया था या पढ़ के ही नहीं आई थी, ये वहाँ पे आपको टेस्ट किया जाता है बेसिकली। तो अगर आप अपने माइंड को काम रखेंगे, और आप एक चीज़ याद रखना, अगर आपकी तैयारी अच्छी और आपको वहाँ नहीं पता है तो मोस्टली लोगों को वहाँ नहीं पता है। वहाँ आप जितना उस मोमेंट में रहेंगे, उस एग्ज़ाम के मोड में रहेंगे, तभी आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे। नेवर थिंक यू डोंट नो एनीथिंग। यूपीएससी हमेशा ऐसी गुगलीज फेंकता है जहाँ पर आपको ही टेस्ट किया जा रहा है वहाँ पर, ठीक है। तो अपना बेसिक अच्छा प्रिपेयर रखिए। जो आपके पास करंट सोर्सेस अवेलेबल हैं करंट अफेयर्स पढ़ने के, आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं न्यूज़पेपर पढ़िए, आप कोई किसी इंस्टीट्यूट की मैगज़ीन को रेफ़र करते हैं आप इंस्टीट्यूट की मैगज़ीन को रेफ़र कीजिए। लेकिन
आप उस वहाँ पे अपना बेस बिल्कुल तैयार रखिए, फिर आप क्वेश्चन को फेस कर ले जाएंगे। मोस्ट आपको हमेशा एटलीस्ट 50-50 की सिचुएशन तो मिलेगी। ओके, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, आपका ये पूछ रहा है बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइन इट्स बेसिक स्ट्रक्चर इन टर्म्स ऑफ फेडरलिज्म, सेक्युलरिज्म, फंडामेंटल राइट्स, डेमोक्रेसी। ओके, हमें इन दो स्टेटमेंट को पढ़ के क्या बताना है, सबसे हमको बताना है इसमें से करेक्ट कौन क्या है। और एक और बात को याद रखना है, इस चीज को जरूर पढ़ना। मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट मेड मिस्टेक हेयर कि करेक्ट की जगह हो सकता है कभी नॉट करेक्ट भी पूछ लिया जाए, और हमें एक जनरल क्या होता है क्वेश्चन सॉल्व करने में एक फ्लुएंसी हमारी बनी होती है कि जनरली ये फ्लुएंसी होती है। और आजकल अब ऐसे क्वेश्चन ऐसे प्ले भी किया जा रहा है, ये आपके माइंडसेट से, ऐसा नहीं है कि आपको आता नहीं है, वहाँ पे प्रेजेंट मोमेंट में आपके माइंडसेट से प्ले किया जा रहा है, राइट। अगर आप एक अधिकारी बनने जा रहे हैं, आपको टॉप लेवल पोस्ट के लिए आप वो एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो आपकी प्रेजेंट मोमेंट को एक्चुअली टेस्ट किया जाता है, राइट। तो यहाँ पे प्लीज़ आप बिल्कुल जब एग्ज़ाम देने दें उसी मोड में रहें। क्वेश्चन पेपर को रोज़ लगाइए। आई वुड से ना इट्स मार्च, आपका मई 25 को 25 मई को आपका एग्ज़ाम है, राइट। तो बेटर कि आप एवरीडे प्रैक्टिस कीजिए। ओके, कुछ आप सेक्शनल टेस्ट लगाइए, हर सब्जेक्ट के सेक्शनल टेस्ट लगाइए। देन स्टार्ट ब्रिंग एटलीस्ट फॉर 2 months इन द मोड ऑफ योर कि आप फुल लेंथ टेस्ट लगाना स्टार्ट करते। फुल लेंथ सेक्शनल टेस्ट आपको प्रिपेयर करते हैं, फुल लेंथ टेस्ट आपका एनालिसिस करते हैं कि आप कितना स्कोर एक्चुअली कर सकते हैं। ओके, तो टेस्ट प्लीज लगाइए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखिए, प्रिपेयर कीजिए उसके अकॉर्डिंग अपने आप को, और आप रोज टेस्ट लगाइए। दिस इज द ओनली की टू गेट सक्सेस इन प्रिलिमिनरी स्टेज इन यूपीएससी। ओके, दीज आर द 2 keys कि आपका बेसिक बिल्कुल कंप्लीट हो, आप अवेयर हो हर तरीके से, जितना भी आपने पढ़ा है। ज़रूरी नहीं है किसी ने बहुत ज़्यादा पढ़ा है तो वही एग्ज़ाम निकाल पाएगा, ऐसा कभी भी यूपीएससी में नहीं होता। जिसने कितना क्लियर पढ़ा है वो बच्चा ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करके आता है, एग्ज़ाम को निकालता है। ओके, सो यहाँ पे अब आपसे पूछा क्या है, यहाँ पे तो आपसे करेक्ट पूछा ही गया है, जस्ट कि आप इन की पॉइंट से अवेयर रहें। हम करते हैं ऐसी मिस्टेक जहाँ पे हम इन पॉइंट से अवेयर नहीं रहते। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डिफाइंस इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने डिफाइन कर रखा है आपका बेसिक स्ट्रक्चर को। बट आपको पता है, अगर आप बेसिक से अवेयर हैं, कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में बेसिक स्ट्रक्चर कभी भी डिफाइन नहीं किया गया, राइट। आपका 1973 में आपका केशवानंद भारती केस, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट केस है इन द हिस्ट्री ऑफ पॉलिटी। ओके, केशवानंद भारती केस, इसने सब कुछ बदल के रख दिया। इस केस ने सबसे हाईएस्ट बेंच भी इसी केस में बैठी थी, आज तक इससे हाईएस्ट बेंच किसी केस में नहीं बैठी। 13 लोगों की बेंच थी, 13 जजेस थे जो इस केस को डिसाइड किए थे, केशवानंद भारती केस को। केशवानंद भारती केस ने जो है बेसिक स्ट्रक्चर की डॉक्ट्रिन आपकी आई थी। तो कॉन्स्टिट्यूशन में बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में बताया था, उसमें भी उसने डिफाइन नहीं किया कि ये बेसिक स्ट्रक्चर होगा। ओवर द टाइम पीरियड डिफरेंट जजमेंट्स आए, जिन जजमेंट्स ने अश्योर किया कि ये पार्ट जो हैं आपके बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को बताते हैं कि इन्हीं बेसिस पे आपका कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ है। आप पार्लियामेंट के पास सारे पावर हैं, आप चाहें तो किसी भी पार्ट को अमेंड कर सकते हैं, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बदलना चाहिए। बेसिक स्ट्रक्चर में क्या क्या आता है, ये ओवर द टाइम पीरियड डिफरेंट जजमेंट से ऐड हुआ है। कॉन्स्टिट्यूशन ने कभी इस बात को डिफाइन नहीं किया है। तो यहीं से आपका जब ये आप क्वेश्चन करेंगे तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ओके, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड जुडिशियल रिव्यू। ओके, जुडिशियल रिव्यू का आपके सुप्रीम कोर्ट, आपके हाई कोर्ट, 2 ही कोर्ट हैं आपके। सबऑर्डिनेट कोर्ट के पास ऐसा कोई पावर नहीं है, आपका सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास आपका पावर होता है जुडिशियल रिव्यू का। लेकिन इसमें पॉइंट क्या याद रखना है आपको, जुडिशियल रिव्यू को एक्सप्लिसिटली कहीं डिफाइन नहीं किया गया है कि कोई आर्टिकल है जिसमें लिखा हुआ है कि दैट इज जुडिशियल रिव्यू।
ये डिफरेंट डिफरेंट आर्टिकल से ड्राइव होता है कि आपका सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास पावर है जुडिशियल रिव्यू का, स्पेशली और आर्टिकल 32 एंड 26 एंड देयर आर अदर आर्टिकल्स ऑल्सो, जहां पर आप देखेंगे जब आपके सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डिनरी ज्यूरिडिक्शन की बात हो रही है, अपीलेट ज्यूरिडिक्शन की बात हो रही है आपकी, राइट, वहां पे आपका जो है जुडिशियल रिव्यू के आप सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास पावर होता है, बट इसको डिफाइन कहीं नहीं किया गया है। तो अगर आप इस स्टेटमेंट को रीड करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर जुडिशियल रिव्यू टू सेफगार्ड द सिटीजन लिबर्टीज एंड प्रिजर्व द आइडियल्स ऑन विच कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड। जुडिशियल रिव्यू ऐसा कर तो सकता है, बट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जुडिशियल रिव्यू को कहीं डिफाइन नहीं किया गया है, तो स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा नीदर 1 नॉर 2। इस तरीके से आप एलिमिनेट करते हो किसी भी क्वेश्चन को, ओके, आंसर फाइंड आउट करने के लिए। सो आंसर, द कॉन्सेप्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर कहाँ से आया? आपका जजमेंट, दैट केशवानंद भारती केस जजमेंट 1973, राइट। एंड जुडिशियल रिव्यू जो है बेसिक प्रिंसिपल है आपके कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, बट एक्सप्लिसिटली कोई प्रोविजन नहीं है आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आपके जुडिशियल रिव्यू को लेकर, ओके। तो अगर आपको थोड़ा सा भी आइडिया है ना, अगर आप बाय चांस नहीं पढ़ा आपने इस टॉपिक को, ओके, लेकिन आपको इतना पता है कि आप लास्ट मोमेंट में हो सकता है नहीं रहती है, बहुत सारी चीज़ों को हम नहीं कवर कर पाते हैं, इसलिए आपकी जब आप यूपीएससी के लिए प्रिपेयर करते हो तो आपकी साल भर की प्रिपरेशन काम में आती है, ना कि आपकी 2 महीने की पड़ी हुई प्रिपरेशन। अगर आपने साल भर बहुत अच्छे से चीज़ों को कवर किया है, कंटिन्यूसली आपने रिवीजन किए हैं, टेस्ट लगाए हैं, फिर आपको क्वेश्चन करने में एटलीस्ट ये बेसिक क्वेश्चंस तो आप गलत नहीं करके आएंगे। आउट ऑफ द बॉक्स कोई क्वेश्चन आ जाए, आपने नहीं पढ़ा है उसके बारे में, या फिर आपने एक ही स्टेटमेंट पता है, 2 स्टेटमेंट्स आपको नहीं पता है, तो दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। बट ऐसे बेसिक क्वेश्चन तो आप सही कर सकते हैं। आपको इतना आइडिया होना ही चाहिए कि बेसिक स्ट्रक्चर कहीं डिफाइन नहीं किया गया है, जुडिशियल रिव्यू के कहीं डेफिनेशन नहीं दी गई है इन दोनों टॉपिक के बारे में। तो अगर क्वेश्चन इस तरीके का पूछ रहा है तो आप आसानी से फिर एलिमिनेट कर सकते हैं। ओके, दीज आर द सम ऑफ द योर बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की सुपरमेसी होनी चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन आपकी सुप्रीम लॉ है, आपको कॉन्स्टिट्यूशन में जो लॉ प्रोविजंस डिफाइन किए गए हैं आपको उसी तरीके से गवर्न करना है और लोगों को भी उसी तरीके से गवर्न होना है, ओके। आप वायलेट करोगे, आपके पास जो है रूल्स एंड रेगुलेशन आपके ऊपर अप्लाई हो जाएंगे, ओके। रूल ऑफ लॉ की बात करता है कि लॉ इज द सुप्रीम, जैसा लॉ के अकॉर्डिंग प्रोविजंस होंगे उसी तरीके के आपके ऊपर सिचुएशन या कंडीशन अप्लाई होगी। सेपरेशन ऑफ पावर की बात करता है कि आपकी तीनों जो बॉडीज हैं, आपका एग्जीक्यूटिव, आपके लेजिस्लेचर, आपका जुडिशरी, ये कहाँ इनका क्या है? सेपरेशन है, ओके। कोई किसी की टेरिटरी में जाके आपको वहाँ पे जाके सामने वाले का जो पावर है उसको कर्व नहीं कर सकता है। चेक एंड बैलेंस का पावर है इंडिया में, कंप्लीट टाइट सेपरेशन ऑफ पावर्स नहीं है, राइट। जुडिशरी के ऊपर भी अगर जुडिशरी सही ढंग से काम नहीं कर रही है तो वहाँ पे भी अगर वो वायलेट करेगी प्रोविजंस को कॉन्स्टिट्यूशन के, तो वहाँ पे भी उनके ऊपर इम्पीचमेंट की प्रोसेस का प्रोसीजर है। और सिमिलरली कोर्ट आपके क्वेश्चन कर सकते हैं लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव ने जो लॉ बनाई है वहाँ पे, और लेजिस्लेचर भी आप आंसरेबल होते हैं एग्जीक्यूटिव किस तरीके से, नो कॉन्फिडेंस मोशन को पास करके। अब अगला क्वेश्चन आता है, इसको थोड़ा सा हम टफ कैटेगरी में लेंगे ये क्वेश्चन, जहाँ पे आपकी गांधीज्म और मार्क्सिज्म की बात आती है, ओके। इसकी थोड़ा फिलॉसफी की तरफ है ये क्वेश्चन, पॉलिटी में जनरली लेकिन हाँ, अगर आपने ओवरऑल पॉलिटी को एज अ GS2 आपने पेपर को कवर किया हुआ है, यहाँ पे एक आइडिया आता है कि पूरे साल भर सिर्फ प्रीलिम्स की प्रिपरेशन मत कीजिए, ओके। प्रीलिम्स प्लस मेंस की प्रिपरेशन कीजिए। ये इस टाइप के क्वेश्चन यही आपको चेक कर रहे हैं। अकेला यूपीएससी इज नॉट अबाउट प्रीलिम्स, राइट, यूपीएससी इज अबाउट प्रीलिम्स प्लस मेंस। तो अगर आपने GS2 को सही ढंग से प्रिपेयर किया है तो आप ये क्वेश्चन करने में आपको थोड़ी आसानी हो जाएगी, क्योंकि आपको वहाँ पे पॉलिटी में आपकी फिलॉसफी जो है, वहाँ पे पॉलिटिकल थॉट्स जो हैं उनका आपको आइडिया हो जाएगा। जैसे आपके मार्क्स हैं, मार्क्स जो हैं वो आपके किस बारे में बात करते हैं? मार्क्स के 2 फेवरेट टर्म्स हैं, एक बुर्जुआई, एक प्रोलेटरिएट। बुर्जुआइज जो होते हैं
बुर्जुआइज जो होते हैं ये आपके किस बारे में बात करते हैं? ये आपके बात करते हैं, सॉरी, ये आपके बेसिकली आपके जो कैपिटलिस्ट होते हैं, ये कैपिटलिस्ट हैं जो आपके मीन्स ऑफ प्रोडक्शन पर जिनका अधिकार है, जो सब इन्वेस्टमेंट वहाँ कर रहे हैं, और प्रोलेटरिएट जो है वो है आपकी वर्किंग क्लास और उनका एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं, उनको मिनिमम वेजेस भी नहीं दे रहे हैं और उनसे काम पूरा ले रहे हैं जस्ट टू गेन द प्रॉफिट। इनका काम सिर्फ क्या है? प्रॉफिट को गेन करना। ओके तो और मार्क्स ने एक आइडिया लगाया कि जो स्टेट है, जो गवर्नमेंट है, बेसिकली किनके द्वारा सबसे ज़्यादा प्रभावित है? जो कैपिटलिस्ट लोग हैं उनके द्वारा सबसे ज़्यादा प्रभावित है। ओके तो मार्क्स का ये आइडिया था कि ये कैपिटलिस्ट जो हैं, ये वर्किंग क्लास के बीच में से ये कैपिटलिस्ट को हटा दिया जाए और जो सारा पावर है वो जो आपके प्रोलेटरिएट हैं, जो आपके वर्किंग क्लास के लोग हैं, उनको पावर वो दे दिया जाए अपना मीन्स ऑफ प्रोडक्शन करने, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन पर, कि किस तरीके से उनको प्रोडक्शन करना है, कितना उनको उससे फ़ायदा मिलना चाहिए, ताकि सबको इक्वल लेवल पर जो है वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन हो सके। मांग अब आप गांधी का आइडिया जो है, गांधी जी का आइडिया जो किस तरीके से मार्क्स से रिलेट करता है, गांधी जी कभी इस बारे में गांधी जी अगर बात करते थे, सबसे ज़्यादा उन्होंने सेल्फ स्वराज की, उन्होंने कई टाइप के 2-3-4 स्वराज की बात की, पॉलिटिकल स्वराज की बात की, सोशल स्वराज की बात की, उन्हीं में उन्होंने सेल्फ स्वराज की भी बात की। सेल्फ स्वराज का उनका मतलब था कि आपका अपने ऊपर इतना कंट्रोल होना चाहिए कि आपकी डिज़ायर्स जितनी ज़रूरत है वहाँ तक ही रहें, एक्सेस ना जाए। अगर आप देखेंगे कि कोई भी डिज़ायर अगर आपकी एक्सेसिबिलिटी के साइड जाती है तो वो सबसे ज़्यादा पहले जन्म देती है करप्शन को। ओके तो गांधी जी का ये आइडिया था कि नेशन होना चाहिए, ओके नेशन में रिप्रेजेंटेटिव भी हो, ओके नेशन के लोग जो हैं वो रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करें, बट एक सिचुएशन जहाँ ऐसी आए जहाँ पर लोग सेल्फ रेगुलेशन स्टार्ट कर दें, खुद से ही सारे काम करना स्टार्ट कर दें, उन्हें किसी गवर्नमेंट की ज़रूरत ना पड़े, लोग इतना सेल्फ उनके अंदर कंट्रोल आ जाए कि सपोज सिंपल सी बात है कि आपके ऊपर अगर आपको पता हो कि जब रेड लाइट आप जब रोड पर जा रहे हो, अगर रेड लाइट का इंडिकेशन है तो आपको रुकना है, अगर आप नहीं, आप इस वे में ना चले जाएं कि जाके मुझे कोई पुलिस वाला कोई जाके रोक दे। ओके एज अ सिटीजन ये आपकी ड्यूटी है कि अगर रेड लाइट का इंडिकेशन आ गया है तो आपको रुक जाना चाहिए। अगर एज अ सिटीजन आप इतने अवेयर हो जाएं कि हर सिटीजन, अगर हम इंडिया के पर्सपेक्टिव में भी बात करें कि अगर आप पर रूल्स बनाया गया है कि आप हेलमेट पहन के चलिए जब आप ड्राइव कर रहे हैं, आप 2 से ज़्यादा लोग 2 व्हीलर में मत बैठिए, ओके अगर आप 4 व्हीलर में जा रहे हैं, आप बस में जा रहे हैं, ट्रांसपोर्ट है, तो एकदम उसको हैवी मत कीजिए, जस्ट टू कि आपको सामने वाले से आप किराया ले सको अपने और उससे उसको एक कंडीशन ही ना दो, उसको सीट भी नहीं मिल रही है सामने वाले व्यक्ति को बैठने के लिए, और आपने इतना क्राउडेड कर रखा है कि अगर ऐसी सिचुएशन एग्जिस्ट करती है तो हो सकता है कि आप एक्सीडेंट का सिचुएशन आके क्रिएट हो जाए, राइट। तो यहाँ पे किसका, गांधी जी का ये एक्सपेक्टेशंस थी इंडियन, नॉट ओनली इंडिया, किसी भी नेशन में कोई भी व्यक्ति हैं तो उनसे इतनी उनकी एक्सपेक्टेशंस थी कि जो रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, उनका स्वयं खुद व्यक्ति उनको फॉलो करने लगे तो किसी स्टेट की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर आज के कंटेस्ट में भी उसको अगर रिलेट करेंगे तो जहां हम बात करते हैं मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस की, तो मिनिमम गवर्नमेंट सिर्फ गवर्नमेंट का काम नहीं है उसको एंश्योर करना, हमारा भी काम है, राइट। अगर आपको मैक्सिमम गवर्नेंस मिनिमम गवर्नमेंट का मतलब क्या होगा, अगर आप अपने खुद के रिस्पेक्ट में उस चीज़ को अप्लाई करेंगे तो अगर आपके ऊपर कोई रूल्स, कोई रेगुलेशंस जो भी आपके लिए डिफाइंड किए गए हैं, आप स्वयं से उन सारी ड्यूटी को समझ के कि मुझे मेरा नेशन है, मुझे अब मेरे नेशन की कॉन्स्टिट्यूशन की इज्जत रखनी है, नेशनल फ्लैग की इज्जत रखनी है, हमारे इन्वायरमेंट में अगर हमारी रिजर्वॉयर्स हैं, ओके वाटर अवेलेबल है, उसकी रिस्पेक्ट करनी है कि वाटर जितनी ज़रूरत है उतना अमाउंट में खर्च किया जाए, ओके अगर आपका वॉकिंग के थ्रू काम बन सकता है तो आप पैदल चले जाएं उस जगह तक,
ओके, बहुत दूर नहीं है, आपका कुछ डिस्टेंस पर ही अगर अब जाना है तो आप पैदल चले जाएं, आप उससे क्या आप पोल्यूशन को कंट्रोल कर रहे हैं, तो दैट इज़ द ड्यूटी। ये हर जगह गवर्नमेंट तो आके ड्यूटी नहीं प्ले करेगी, एज अ सिटीजन भी आपकी कोई ड्यूटी है। तो गांधी जी सेल्फ रिलायंट बनाना चाहते थे कि सारे व्यक्ति सेल्फ रिलायंट हो, तो फिर किसी आपकी जो है स्टेट की आवश्यकता नहीं होगी, किसी गवर्नमेंट की आवश्यकता नहीं होगी। तो ये दो तरीके से आपके गांधी और मार्क्सिज्म फिलॉसफी थोड़ी अलग अलग थी, बट यहाँ आके कोरिलेट करते थे कि स्टेटलेस की बात करते थे कि कोई स्टेट नहीं होना चाहिए, सभी को सेल्फ रिलायंट होना चाहिए। जहाँ मार्क्स बात करता था आपकी कि जो प्रोडक्शन का पावर होना चाहिए वो कैपिटलिस्ट के पास नहीं, वर्किंग क्लास के पास होना चाहिए। ओके, सो स्टेटलेस सोसाइटी की जो है आपके गांधी और आपके मार्क्स जो थे, कार्ल मार्क्स जो थे, वो आपकी स्टेटलेस सोसाइटी की बात करते। तो फाइनल गोल उनका क्या था? स्टेट सोसाइटी, दैट इज द कॉमन थिंग बिटवीन अ गांधी एंड बिटवीन गांधी एंड मार्क्स। ओके, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगेन द प्रियम्बल, आपका प्रियम्बल के बारे में आ गया है कि प्रियम्बल पे मैंने बोला था आपको कि प्रियम्बल से क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है। इवन प्रियम्बल आपको याद होना चाहिए, ओके, ऑन योर फिंगर टिप्स आपको याद हो कि प्रियम्बल में कौन सा वर्ड किस लाइन में डिफाइन किया गया है, किस बारे में बात कर रहा है, इक्वेलिटी के बारे में बात कर रहा है, ओके, जस्टिस के बारे में बात की जा रही है, किस तरीके। तो ये चीज़ें आपको प्रियम्बल पूरा याद होना चाहिए कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, एंड जो भी उस प्रियम्बल में लिखा है एक एक वर्ड आपको याद होना ही चाहिए। ओके, क्योंकि प्रियम्बल से विदिन प्रियम्बल के अंदर से ही सीधा का सीधा क्वेश्चन उठा के आपसे पूछ लिया जाता है। डेफिनेटली आपको प्रियम्बल की समझ तो होनी ही चाहिए, ओके, बट प्रियम्बल आपको पूरा पता होना चाहिए। प्रियम्बल का चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, सो प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में पूछा गया कि द प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बट हैज नो लीगल इफेक्ट। ओके, तो अगर आप देखेंगे क्या प्रियम्बल पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, इसको आपको पता होना चाहिए ये बात कि प्रियम्बल को पार्ट्स पे केसेस भी आपके इतने सारे केस आए हैं, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है आपका। नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हैज नो लीगल इफेक्ट ईदर। ओके, अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हैज द सेम लीगल इफेक्ट एज एनी अदर पार्ट। ओके, a part of constitution but has no legal effect independently of the other part। अब अगर आप यहाँ पे एलिमिनेशन की टेक्निक को लगाएंगे तो a part of constitution has the same legal effect as any other part, right? आपका जो है, और आप सेकेंड स्टेटमेंट को देखेंगे, नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो अगर आपको इसके केसेस के बारे में अगर आप अवेयर हैं, और सबसे पहले अगर आपको कुछ याद नहीं आ रहा है, आपको अगर केशवानंद भारती केस याद है, तो केशवानंद भारती केस में कहा गया था कि प्रियम्बल जो है आपका क्या है, पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का। लिटरली आपका LIC ऑफ इंडिया केस भी आया था 1995 में, उसने भी प्रियम्बल को आपका पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जजमेंट्स में दिया गया था कि प्रियम्बल जो है वो आपका पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। जब हम कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस को रीड करते हैं तो प्रियम्बल आपको एक बेसिस देता है, ओके, कि कॉन्स्टिट्यूशन आपका इस टाइप का है, आपका कॉन्स्टिट्यूशन का इंट्रोडक्शन ही है प्रियम्बल। तो प्रियम्बल इज द पार्ट ऑफ योर कॉन्स्टिट्यूशन। तो अगर आप देखेंगे 3 स्टेटमेंट में ये बात बोली गई है कि अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, बट एक स्टेटमेंट में क्या बोला है, नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो आप एक तो आसानी से एलिमिनेट कर लेंगे कि ये पार्ट नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन का। ओके, अब 3 स्टेटमेंट आपको वन बाय वन अगर आप चेक करेंगे तो यहां पे आ रहा है कि लीगल इफेक्ट की बात कही जा रही है। तो प्रियम्बल जो है, प्रियम्बल आपका कहीं भी आप उसको एनफोर्स नहीं कर सकते हो, राइट? तो आपका ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा कि इसका कोई लीगल इफेक्ट नहीं होता है। अगर आप ये 2 स्टेटमेंट से अवेयर हो कि प्रियम्बल पार्ट है आपका और प्रियम्बल का कोई लीगल इफेक्ट नहीं है। ओके, अब अगर आप देखोगे तो A और D सबसे ज़्यादा क्लोज में हैं ये दोनों स्टेटमेंट। अगर आप इन 2 स्टेटमेंट को देखेंगे तो सबसे ज़्यादा क्लोज में कौन से हैं, आपका A और D बचता है कि अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बट हैज़ नो लीगल इफेक्ट। ओके, दोनों ये बात आपके इस पॉइंट को इंश्योर कर रहा है क्योंकि प्रियम्बल एनफोर्सेबल नहीं है आपका। ओके,
सो अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बट हैज नो लीगल इफेक्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ द अदर पार्ट। अगर आप इस चीज से अवेयर हैं कि प्रियम्बल जो है एनफोर्सेबल नहीं है, ओके, लेकिन कि आप इस तरीके से नहीं जा सकते कि सर हमारा प्रियम्बल का वायलेशन हो रहा है। प्रियम्बल में कुछ बेसिक स्ट्रक्चर डिफाइंड किए गए हैं, उनको वायलेट नहीं होना चाहिए। अगर उनका वायलेशन हो रहा है तो आप किसी पर्टिकुलर पार्ट के थ्रू इंडिपेंडेंटली नहीं जा सकते हैं कि आप बोलेंगे कि प्रियम्बल हमारा वायलेट हुआ है। आप किसी पर्टिकुलर सेक्शन को उठा के, पर्टिकुलर आर्टिकल को उठा के, जहां प्रियम्बल एज अ सोर्स वहां काम कर रहा है और फिर उसको ड्राइव किया है, आप जा सकते हैं, आप क्वेश्चन कर सकते हैं। ओके, सो अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बट हैज नो लीगल इफेक्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ द अदर पार्ट। ओके, अलग इंडिपेंडेंटली जो है ये लीगल एनफोर्सेबिलिटी को इंश्योर नहीं करता है। सो दैट्स व्हाई दिस टू स्टेटमेंट्स आर क्लोज। पीपल कैन गेट कंफ्यूज कि हम, हो सकता है कि पहला वाला लगा लाएं, इसलिए आपको यहाँ पे ध्यान से पढ़ना है कि एक क्वेश्चन अगर आप थोड़ा सा, हमेशा आंसर जो होता है क्वेश्चन में ही छुपा हुआ होता है। यूपीएससी की सबसे अच्छी बात है कि आपको आंसर मोस्टली आपको क्वेश्चन में मिल जाएगा, लेकिन आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है। अगर आप पेशेंस के साथ वन बाय वन स्टेटमेंट को रीड करेंगे तो आपको आंसर मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं आपके। ओके, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है कि एनफोर्सेबिलिटी का क्या मतलब हुआ, प्रियम्बल में क्लियरली प्रियम्बल अगर आप पढ़ेंगे तो क्लियरली प्रियम्बल के लिए डिफाइन किया गया है कि आप प्रियम्बल वायलेट हो रहा है, इस तरीके से आप नहीं कोर्ट जा सकते हैं। तो प्रियम्बल की एनफोर्सेबिलिटी इंडिपेंडेंटली नहीं है। ओके, आप इस केस से अवेयर होंगे। A.K. गोपालन केस, स्टेट ऑफ मद्रास में कहा गया था कि प्रियम्बल जो है वो पार्ट नहीं है आपका कॉन्स्टिट्यूशन का। ओके, इस स्टेटमेंट को रिवर्स किया गया 1973 जजमेंट में, केशवानंद भारती केस, जहाँ पे बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताया गया। ये भी इंश्योर किया गया कि प्रियम्बल इस पार्ट है आपके कॉन्स्टिट्यूशन का। ओके, एंड आपका ये जो है प्रियम्बल जो है वो सर्टेन करता है विजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड हेंस इंडिपेंडेंटली इट इज नॉट जस्टिसेबल। इंडिपेंडेंटली जस्टिसेबल नहीं है। ओके, उसके कोई पार्ट वायलेट हो रहा है, कोई आर्टिकल में उसका प्रोविजन, आप सपोज राइट टू इक्वेलिटी की बात करता है आर्टिकल 14, फंडामेंटल राइट है, लेकिन इक्वेलिटी की बात कहाँ इंश्योर की गई? इक्वेलिटी की बात आपके प्रियम्बल भी बात करता है आपकी इक्वेलिटी के बारे में, राइट। तो आप जाके फंडामेंटल राइट को जाके आप अगर वायलेट हो रहा है तो वहाँ जाके फंडामेंटल राइट आर एनफोर्सेबल, आप जाके वहाँ पर कोर्ट में जाके उसके लिए फाइट कर सकते हैं। सो दैट्स हाउ प्रियम्बल जो है आपका इंडिपेंडेंटली एनफोर्सेबल नहीं है। अब आपका अगला क्वेश्चन आता है पार्ट 4। पार्ट 4 आपका किसके बारे में बात करता है? आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में बात कर रहा है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आपके किस बात को इंश्योर करते हैं? अगर आप डीपीएसपी में और फंडामेंटल राइट में दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। फर्स्ट, डीपीएसपी आपकी सोशल डेमोक्रेसी और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी की बात करता है। ओके, कि सोशली आपके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा है, वेल्थ का जो कंसंट्रेशन है वो एक जगह जाके नहीं हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है सारे लोगों के बीच में। ओके, आपका फंडामेंटल राइट किस बारे में बात करता है? फंडामेंटल राइट आपकी पॉलिटिकल डेमोक्रेसी के बारे में बात करता है और इंश्योर करता है कि कोई अथॉरिटेटिव रूल जो है वो नहीं आना चाहिए। ओके, लिमिट करता है ऐसे अथॉरिटेटिव रूल्स को। आप फंडामेंटल राइट्स का यूज़ करके अगर लेजिस्लेचर अपनी लिमिट के बियॉन्ड जा रहे हैं किसी रूल्स या रेगुलेशन को अप्लाई करने में और फंडामेंटल राइट अगर वायलेट हो रहे हैं तो आप जाके वहाँ पे उनके एनफोर्सबिलिटी को इंश्योर कर सकते हो, राइट। सो और डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट में एक और चीज़ क्या कॉमन है? डीपीएसपी गवर्नेंस के सिस्टम को बताते हैं कि प्रिंसिपल इन प्रिंसिपल जब आप लॉ बनाएं, रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाएं तो इन प्रिंसिपल को ध्यान रखें और गवर्न करें। ओके, गवर्नेंस में हेल्प करते हैं आपकी। ओके, और गवर्नेंस बियॉन्ड द लिमिट जाएगी तो फंडामेंटल राइट आपके कर्व कर सकते हैं। ये दो डिफरेंस आपके फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी में होते हैं, बट डीपीएसपी जो है आपका एनफोर्सेबल नहीं है और फंडामेंटल राइट आपके एनफोर्सेबल है। तो अगर आपको ये पॉइंट क्लियर है तो आप देखेंगे कि दे शैल बी एनफोर्सेबल बाय कोर्ट। नहीं, ये कोर्ट के द्वारा एनफोर्सेबल नहीं है। पार्ट 4 डायरेक्टली नहीं पूछा गया है,
आपसे पार्ट 4 पूछा गया डायरेक्टली, यहाँ डीपीएसपी भी नहीं लिखा गया है। दे शेल नॉट बी एनफोर्सेबल बाय एनी कोर्ट, दैट इज ट्रू, एनफोर्सेबल नहीं है, ओके, बट और आपका एनफोर्सेबल नहीं है, बट नॉट, आपका एनफोर्सेबल नहीं है, तो आप ये वाला क्वेश्चन इस पर टिक कर दीजिए कि दे शेल नॉट बी एनफोर्सेबल बाय एनी कोर्ट, राइट। तो अगर आपको फर्स्ट पता है तो आपके ये एलिमिनेट हो गया, आपके 2 स्टेटमेंट आपके ऑलरेडी एलिमिनेट हो गए आंसर में, राइट। The principle laid down in this part are influence of the making of law by the state। अभी मैंने यही बोला आपको कि आपके ये जो प्रिंसिपल हैं आपको गवर्नेंस में हेल्प करते हैं, आपकी गवर्नमेंट जो लॉज बनाती है, रूल्स बनाती है, ये प्रिंसिपल वहाँ पे उनको हेल्प करते हैं गवर्न करने के लिए। सो द प्रिंसिपल लेड डाउन इन दिस पार्ट इन्फ्लुएंस द मेकिंग लॉ बाय स्टेट। तो अगर आप आंसर देखेंगे तो इसका आंसर क्या होगा, 2 and 3 होगा आपका आंसर। आप दोनों के बीच में 50-50 बचेगा आपको, लेकिन आपको पता है कि डीपीएसपी आपका गवर्नेंस में हेल्प कर रहे हैं, तो आप थर्ड स्टेटमेंट को रीड करेंगे और आप इस पॉइंट को क्लियर कर लेंगे, राइट। तो आपका इस तरीके से आपका जो है आंसर, लेकिन आपको यहाँ पे आप जो है 50-50 ही अगर आप एलिमिनेट करेंगे तो आप 50-50 करके ही एलिमिनेट कर सकते हैं। आपका कंप्लीट एलिमिनेशन आपको जब तक थर्ड स्टेटमेंट आपको क्लियर नहीं होगा, यही डेप्थ एनालिसिस होता है यूपीएससी में। इसलिए मैं बार बार ये बात करती हूँ कि आपको पढ़ना है तो डेप्थ में ही पढ़िए, ओके। ऊपर ऊपर से पढ़ेंगे तो फिर क्वेश्चन नहीं हो पाएगा, सिंपल। लाइक योर आर्टिकल 37 में ये बात की गई है कि शेल नॉट बी एनफोर्सेबल बाय एनी कोर्ट, हेंस आपका सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। आर्टिकल 37 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो स्टेट दैट इट शेल बी द ड्यूटी ऑफ स्टेट टू अप्लाई दीज प्रिंसिपल इन मेकिंग लॉ एज दे आर द फंडामेंटल इन द गवर्नेंस ऑफ कंट्री। यही बात मैं आपको बोल रही हूँ कि किसी भी आपको गवर्नेंस के लिए डीपीएसपी एज अ प्रिंसिपल काम करते हैं कि इनको आप ध्यान में रखिए, इनको बेस रखिए और फिर आप अपनी बाकी की रूल्स को, रेगुलेशंस को, लॉज को बनाइए। ओके, अब आपने देखा अभी तक आपने सबसे ज़्यादा अगर क्वेश्चन देखे हैं तो पार्लियामेंट, फंडामेंटल राइट्स, आपका डीपीएसपी, आपका प्रियम्बल, इन पे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। यही आपका एनालिसिस आपको इंश्योर करता है, आपको एरिया बता देता है। आप जब भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पेपर उठाएंगे आपको एक एरिया का थोड़ा बहुत आइडिया, मैं ये नहीं कहती कि हमेशा इस एरिया से हमेशा ही क्वेश्चन उठ के आएंगे, बट चांसेस होते हैं, ओके, चांसेस हाई होते हैं। तो इन टॉपिक्स को अच्छा प्रिपेयर करके रखिए। ओनली द चांसेस आर हाई, 100% श्योरिटी कभी नहीं होती है, ये पॉइंट आप याद रखिए। कभी कभी अगर आप 2024 का प्रीलिम्स का पेपर उठा के देखेंगे तो 2024 प्रीलिम्स में पॉलिटी बहुत इजी आई थी, ओके। तो इसलिए आपके जब भी आप प्रिपेयर कर रहे हैं, यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, किसी एक सब्जेक्ट को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस और किसी एक सब्जेक्ट को मिनिमलिस्ट इम्पोर्टेंस में मत डालिए, ओके। ऐसा हो सकता है, देयर आर चांसेस कि किसी का एक सब्जेक्ट बहुत स्ट्रांग हो, तो उसमें से कोशिश करो कि फिर उस सब्जेक्ट में से आपके क्वेश्चन, अगर उस टॉपिक उस सब्जेक्ट से 10 क्वेश्चन आ रहे हैं, 15 क्वेश्चन आ रहे हैं, या जितने भी अमाउंट ऑफ क्वेश्चन आ रहे हैं, आप उसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन कि 15 आए हैं तो आप कम से कम 13 क्वेश्चन उसमें से करने के लिए तैयार हों, अगर आपका बहुत ही इंटरेस्ट एरिया है उस सब्जेक्ट में, ओके। लेकिन अपना पूरा टाइम उस सब्जेक्ट को मत दीजिए, क्योंकि एक सब्जेक्ट कभी आपका पेपर नहीं निकालेगा। यूपीएससी वेरी करता है, कभी पॉलिटी बहुत ज़्यादा पोर्शन में आ जाता है, कभी पॉलिटी नहीं आता है ज़्यादा पोर्शन में, बट पॉलिटी में क्वेश्चन करेक्ट करने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अगर आपने अच्छा पढ़ा हुआ है तो आपके चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं कि आप इस सब्जेक्ट के क्वेश्चन को बना बहुत अच्छे से सकते हैं वहाँ पर, ओके। लेकिन सारे सब्जेक्ट्स को इक्वल इम्पॉर्टेंस दीजिए। हो सकता है कि कोई सब्जेक्ट आपको थोड़ा पढ़ने में अच्छा ना लगे, कभी कभी हमें सारे सब्जेक्ट नहीं लगते हैं पढ़ने में अच्छे, ओके। तो आप लेकिन ऐसा नहीं है उसको नेग्लिजेंस में छोड़ के जाइए, जितना आपको समझ आता है उतना एटलीस्ट पढ़ के जाइए। कभी कभी नहीं, हमेशा 2 क्वेश्चन आपको इन और आउट भी करा सकता है, एक क्वेश्चन भी आपको इन और आउट करा सकता है, ओके। नाउ we will move forward for
another question, that is आपके fundamental right के बारे में पूछा गया है. Other than fundamental right, which of the following parts of Constitution of India reflect the principle and provision of, कि जो आपका यूनिवर्सल डिक्लेरेशन है ह्यूमन राइट के बारे में वो कहाँ पे आपका डिफाइन किया गया है. ओके, एक्सेप्ट फंडामेंटल राइट्स तो सिटीजन्स के राइट के लिए बना ही गए हैं, राइट. वो तो बेसिक आपके फंडामेंटल लॉज हैं ही, आपके राइट्स हैं ही, लेकिन आपका अदर देन दैट आपके कहाँ पर इन चीज़ को आपके ये प्रिंसिपल जो है अप्लाई होते हैं. तो अगर आप प्रियम्बल में देखेंगे तो प्रियम्बल आपकी जस्टिस की बात करता है, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल लेवल पर कि जस्टिस होना चाहिए. किसी को सोशल बेस पर, किसी का सोशल बेस, उसका क्लास, जेंडर, रेस, कास्ट, सेक्स, इसके बेसिस पे आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते. उसको किसी भी तरीके की जस्टिस को इंश्योर करने के लिए इकोनॉमिक बेसिस पर आप हायर क्लास, लोअर क्लास का स्टेटस लगा के उसको जस्टिस देने से मना नहीं कर सकते. किसी को एज अ रिप्रेजेंटेटिव जाना है एज अ पॉलिटी, तो उस पर आप किसी भी बेसिस पे, चाहे आपका रेस हो, कास्ट हो, जेंडर हो, क्लास हो, ओके, बाय बर्थ हो आपका, आप उसको डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हो, राइट. तो इस प्रियम्बल ने इनका सोर्स दे रखा है, बेसिक टर्म को समझा रखा है आपके प्रियम्बल ने, राइट. तो ये आपकी ह्यूमन राइट को इंश्योर करता है. आप डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी देखेंगे, उसके अगर प्रिंसिपल्स आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे एक और बात कही गई है कि जहाँ पर वेलफेयर ऑफ स्टेट की बात की है सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल लेवल पर, वहीं एक और बात की गई है कि आपका वेल्थ का कंसंट्रेशन जो है वो कहीं एक हाथ में नहीं होना चाहिए. दूसरी वहाँ कुछ आपका आर्टिकल 39 देखेंगे तो वहाँ पर बात की गई है कि आप जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन नहीं कीजिए पे स्केल में, राइट. चाइल्ड के प्रोटेक्शन की वहाँ पे बात की गई है कि एक बच्चा है, उसका अगर उसकी अप टू 6 ईयर जो है, आप आर्टिकल 45 अगर देखेंगे तो अप टू 6 ईयर उसकी परवरिश किस तरीके से होना चाहिए. यहाँ पे ये सब चीज़ें आपकी किस चीज़ से एसोसिएट करती हैं, ह्यूमन राइट से एसोसिएट करती हैं. अगर आप इसको वन बाय वन देखेंगे तो प्रियम्बल ऑफ यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट मेंशन अबाउट द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, और प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्पीक अबाउट द इक्वालिटी ऑफ स्टेटस, अपॉर्चुनिटी एंड अश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन. ये आपके प्रियम्बल में सीधा सीधा लिखा हुआ है, राइट, कि इक्वालिटी की प्रियम्बल बात करता है आपकी, राइट. आपका आप आर्टिकल 23 देखेंगे, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट, ये आपको राइट टू वर्क के बारे में मेंशन करता है. आपका 41 आर्टिकल में जाएंगे कॉन्स्टिट्यूशन, वहाँ पे आपका डीपीएसपी भी इसी बारे में बात कर रहा है. ओके, आपके डीपीएस के ऐसा नहीं है कि एक प्रिंसिपल ही अप्लाई करे, जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग. इसलिए आपको अगर आर्टिकल 36 से 51 तक पता हुआ है, थोड़ा ये नहीं करिए कि बहुत डेप्थ में जाइए, एक एक आर्टिकल को बिल्कुल डीप में जाके पढ़ लीजिए. थोड़ा बहुत अगर आपको आइडिया है कि कौन सा आर्टिकल किस प्रिंसिपल के बारे में बात कर रहा है, किस बारे में अश्योर कर रहा है, जैसे अगर आपका आर्टिकल 46 है, अगर आपका वो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के बारे में बात कर रहा है, तो इतना थोड़ा बहुत आइडिया है तो आप रिलेट कर ले जाएंगे, राइट. यहाँ पे क्योंकि वायलेशन अगर आप देखेंगे ह्यूमन राइट का, बेसिकली मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ के साथ वायलेशन होता है. मैक्सिमम टाइम मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ के साथ ही वायलेशन हो रहा है, चाहे आपका वुमन हो, चाहे आपकी चाइल्ड हो, चाहे आपका क्लास के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा हो, कास्ट के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन हो, आप कहाँ करते हो, ह्यूमन राइट को बेसिकली आप वायलेट कर रहे हो. तो क्योंकि ह्यूमन राइट सभी के पास है, आप इन बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हो. सिमिलरली यो फंडामेंटल ड्यूटीज़, जैसे आर्टिकल 29 ऑफ ह्यूमन राइट मेंशन अबाउट द ड्यूटीज़ के बारे में बात कर रहा है, तो आपका 51A में भी आपकी ड्यूटीज़ के बारे में बात की गई है. जैसे 51A में बात की गई है कि वुमन की डिग्निटी को इंश्योर कीजिए, सुपरस्टिशंस को फॉलो मत कीजिए. ये कौन बात कर रहा है, आपका आर्टिकल 51A में आपकी ड्यूटीज़ ने इन बारे में बात कर रखी है. तो ये आपके ह्यूमन राइट्स के बारे में एसोसिएट करते हैं आपके, चाहे प्रियम्बल हो, चाहे आपका डीपीएसपी हो, चाहे आपका फंडामेंटल ड्यूटीज़. अगर आपने इनको डेप्थ में पढ़ा हुआ है, डेप्थ में मेरा कहने का मतलब कई बार आपने इनको मीनिंग समझ के और फिर रिवीजन किया हुआ है, तो आप आंसर फाइंड आउट कर लेंगे. ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप आंसर फाइंड आउट ना कर पाए. ओके, डेप्थ एनालिसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आपको प्रियम्बल आपने रीड कर रखा है, प्रियम्बल से कई बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है. अब आप इससे नोटिस कीजिए कि आपके क्वेश्चन किस तरीके से प्रियम्बल, डीपीएसपी, फंडामेंटल राइट, इन सब के आजू बाजू घूम रहे हैं. तो ये टॉपिक्स आपने देखे, आपके आंसर्स में भी कई बार ये पॉइंट्स रिपीट हुए हैं,
राइट। इसलिए मैं कह रही थी कि आपको सिर्फ क्वेश्चन नहीं देखना है, क्वेश्चन के साथ आपके जो ये आंसर्स, जो ये ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, इन ऑप्शंस को भी प्रिपेयर कीजिए। ये ऑप्शंस अगर प्रिपेयर होंगे तो हो सकता है इन्हीं कहीं ऑप्शंस में से कोरिलेट करके कोई क्वेश्चन आ जाए। दैट्स हाउ वी एनालिसिस द PYQs, ओके। स्पेशली टू द स्टूडेंट हु आर न्यू फॉर दिस प्रिपरेशन, जिन्होंने लास्ट ईयर से ही प्रिपेयर करना स्टार्ट किया है, दिस इज द बेस्ट थिंग कि आप प्रीवियस ईयर, आपको बहुत सारी इंस्टीट्यूशंस जो हैं आपको PYQs कंप्लीट करा रहे होंगे, आप इस तरीके से PYQs को कंप्लीट कीजिए, ओके। इट विल हेल्प यू इन योर प्रिपरेशन। इसका फ़ायदा बहुत ज़्यादा मिलता है, जब आप क्वेश्चन को वहाँ सॉल्व करने के लिए बैठेंगे तब आपको इसका बहुत एडवांटेज मिलेगा कि अगर आपके PYQs क्लियर हैं आपको, आप सबसे पहले तो आप एरिया एक फाइंड आउट कर लेंगे कि ये एरियाज तो मुझे कंप्लीट करके ही जाना है। सपोज आपको पता चल गया कि मुझे पार्लियामेंट का चैप्टर बहुत अच्छे से कंप्लीट करके जाना है, ओके। पार्लियामेंट में आपका बोथ योर लोअर हाउस, आपका अपर हाउस, आपका प्रेसिडेंट और हाउस की क्या क्या टूल्स अवेलेबल हैं हाउस के पास, ओके। एवरीथिंग वट एवर कम्स अंडर द पार्लियामेंट, राइट। आपको आपके फंडामेंटल राइट्स, ड्यूटीज, आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, प्रियम्बल, इनका आपको डेप्थ में नॉलेज होनी चाहिए। अब अगर आपसे फंडामेंटल राइट पे क्वेश्चन हो सकता है डायरेक्टली ना पूछा जाए, कभी कभी यूपीएससी क्वेश्चन ऐसे पूछा हुआ है यूपीएससी ने कि कभी कोई केस ऐसा चल रहा हो, राइट टू इक्वलिटी से रिलेटेड कोई केस चल रहा हो, फ्रीडम से रिलेटेड, राइट टू फ्रीडम से रिलेटेड कोई केस चल रहा हो और फिर उस पर क्वेश्चन आ जाए, राइट। तो इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं आपके जो आपका यूपीएससी का पेपर आता है। मोस्ट ऑफ द टाइम कोई चीज़ न्यूज़ में है तो उससे चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं क्वेश्चन आने के लिए, ओके। सो अभी हम कुछ क्वेश्चंस आपके ये डिस्कस कर चुके हैं, कम क्वेश्चन हुए हैं पर डेप्थ में एक एनालिसिस आपको दिया जा रहा है, तो आप हमसे कनेक्टेड रखिए और मैं आपको नेक्स्ट क्लास में जो है बाकी के क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी। आपको सारे आपके पॉलिटी से रिलेटेड जो PYQs हैं उनको कराने की जिम्मेदारी मेरी है और मैं आपको इंश्योर करूंगी कि आप अच्छे से इनको समझें, एरिया कहाँ, किस एरिया में आपको फोकस करना है, किस तरीके से आपको एलिमिनेशन स्ट्रेटेजी को अप्लाई करना है, ये मैं आपको इंश्योर करूंगी, ओके। So thank you for today class and I will see you in next class. Thank you.